Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, TGT PGT LT ग्रेड इंग्लिश का MCQs का हमारा सेशन चल रहा है, जिसका पार्ट 17 डिस्कस करेंगे। बड़ा ही प्यारा सेशन है। इसमें से आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस वो देखने को मिलेंगे जो कि किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। बहुत ही प्यारा सेशन है। आइए डिस्कस करते हैं आपका ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बाद आदम और ईव को कौन लीड्स करता है? गॉड, राफेल, द सन या माइकेल? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स माइकेल। चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। कैपिटल्स में जो वर्ड दिया है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है, क्या उसका मीनिंग निकलता है। अनस्लाइड, इंसुलाइड ए में दिया है। कैरेक्टराइज्ड बाय एफर्ट टू पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन बी दिया है। फ्रीडम, फ्री फ्रॉम ब्लेमिसेस, रिफ्लेक्टिंग ब्राइटली, ट्रांसपेरेंटली क्लियर। तो उसका अनस्लाइड का जो मीनिंग होगा फ्री फ्रॉम ब्लेमिसेस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंग्लिश ग्रामर। कुछ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, तो इनमें से ये देखना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। 3 करेक्ट होंगे, एक नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है, केस डिस्क्राइब्स द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, हाउ दोज वर्ड्स रिलेट सिंटैक्टिकली टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो ये बिल्कुल सही है। केस इस चीज़ का डिस्क्राइब करता है, ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन और प्रोनाउन कौन से केस का है और किस तरह से ये मतलब सही वे में कार्य करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, नंबर एंड जेंडर। ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी टेंस की जैसे ही हमारा टेंस चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है, नंबर और जेंडर चेंज होता है, उसके अनुसार बदल जाती है। ये भी हमारा सही रूल है। नेक्स्ट है, अनाफोरा मैंडेट्स दैट सिंगल वर्ड्स शुड बी बैलेंस्ड विद सिंगल वर्ड्स, फ्रेजेस विद फ्रेजेस, क्लॉजेस विद क्लॉजेस। तो इसको आप देखेंगे। अगला देखते हैं, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑफ द नंबर और पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा था वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस की वर्ब इन इंग्लिश डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती है द नंबर, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस की ये डिपेंड नहीं करती है कि नंबर है, पर्सन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसी भी टेंस में किसी प्रकार की जो है वर्ब आपकी बन सकती है किस टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा रूल ये भी सही है। अगर गलत है तो देखिए फ्रेंड्स, सी ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए हमने नहीं बताया था। अनाफोरा के बारे में जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि अनाफोरा आखिर क्या होता है। अनाफोरा में कई वर्ड्स दिए होते हैं, 1-2 बार। मतलब अनाफोरा ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द रेटोरिकल डिवाइसेस ऑफ repetition in which the same expression, word or words is repeated। मतलब उसमें वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं। ये कह रहा है सिंगल वर्ड, ये हमारा बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं, देखिए आप अनाफोरा को कैसे समझेंगे। लिखा है, इट वाज
द वेस्ट ऑफ टाइम्स, कामा, कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन, इट वेस्ट वर्ड्स ऑफ टाइम, वर्ड्स ऑफ टाइम, तो टाइम और टाइम्स जो दिया है ये 2 बार दिया, रिपीट हुआ है। तो कहाँ पर किसका यूज किया गया, किस बेस से किया गया, इसलिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ड का रिपीट करना होता है। अब इसमें क्या कि सिंगल वर्ड यूज होता है, इसका मतलब ये सेंस, ग्रामर और लिटरेचर की तरफ से गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट, अब देखिए ये भी पूछा था कि ध्यान रखना, नॉट करेक्ट, इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है। विद रेफरेंस टू नरेशन चेंज, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के संदर्भ में दिया है कि कौन सा गलत रूल है। While changing from the direct to indirect speech, the pronouns are not needed to be changed. इसके बारे में आप देखेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यही देखिए, प्रोनाउन तो चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते, सबसे पहले प्रोनाउन ही चेंज होते हैं फ्रेंड्स, तो ये रूल गलत है। अगला देख लेते हैं, और तो कोई नहीं। When changing a direct speech into an indirect speech, we remove the comma and the inverted commas that border the direct speech. ये भी सही है, कॉमा एट कॉमा हम जो है हटा देते हैं, ये रूल हमारा 100% सही है। The reporting verb said to is changed to told when there is a personal pronoun as an object. जब कोई पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सेड टू किस्म बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, ये भी हमारा रूल 100% सही है। सेड टू को किस्म बदलते हैं, टोल्ड में बदल दिया जाता है। इंटरोगेटिव काइंड ऑफ नरेशन इज चेंज्ड व्हेन इट इज रिप्लेस्ड इन रिपोर्टेड स्पीच विद सम स्पेसिफिक रिपोर्टिंग वर्ब्स, ये भी सही है। इंटरोगेटिव का जो नरेशन है वो भी चेंज हो जाता है जब एक दूसरे को बदलता है रिपोर्टेड स्पीच को, सम स्पेसिफिक रिपोर्टिंग वर्ब्स, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये भी हमारे रूल्स अकॉर्डिंग जो है सही हैं रूल ग्रामर। तो अगर सही नहीं है तो पहला वाला रूल सही नहीं है, कह रहा है कि प्रोनाउंस आर नॉट चेंज, जबकि प्रोनाउन को चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा आंसर की दृष्टि से। अगला देखते हैं गाइस, 5th नंबर है, डायरेक्शंस दिए हैं। चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट यूज देखेंगे, बी नॉट एंजॉय द प्ले सो वी लीव अर्ली। इन सभी आंसर को पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को। बी डिडंट एंजॉय द प्ले सो वी लेफ्ट अर्ली, बी विल नॉट एंजॉय द प्ले सो वी लीव अर्ली, बी आर नॉट एंजॉइंग द प्ले सो वी लेफ्ट अर्ली, वी शैल नॉट एंजॉय द प्ले सो वी लेफ्ट अर्ली। अगर इसमें कहें तो जो करेक्ट वे है वो वर्ब का ही है, बी डिड नॉट एंजॉय द प्ले सो बी लेफ्ट अर्ली, ये सही है। अब गलत क्यों है ये देखा गया है। अब कह रहा है बी विल नॉट एंजॉय द प्ले, फ्यूचर का और इंडेफिनिट का पार्ट ये दोनों मैच नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दिया है प्रेजेंट का, यहाँ पास्ट दे दिया, ये भी गलत हुआ। यहाँ सेल नॉट दिया है द प्ले, अब ये लेफ्ट, ये सेकंड फॉर्म दिया, पास्ट में नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये तीनों गलत हैं, ए और डी, सी और बी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है पूरी तरह से, ठीक है, पास्ट है, ये भी पास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल बाई गाल्सवर्दी, का पहला नॉवल देखना है, द आइलैंड फेरिसीज इन चांसरी जस्टिस टू लेट। तो इनका जो फर्स्ट नॉवल था ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द आइलैंड फेरिसीज। अब ये कब पब्लिश हुआ है, 1903 में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1904 में ये पब्लिश हुआ है।
All the words is a stage and all the men and women merely players. The above lines is from. ये शेक्सपियर के ड्रामा की लाइनें हैं। कौन से ड्रामा से ली गई हैं? All is well that ends well, as you will, as you like it, the taming of the shrew, much ado about nothing. तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन एज यू लाइक इट मतलब बी सही हो जाएगा। इसकी ये लाइनें हैं। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, is an example of which literary terms? लिटरेरी किस टर्म का यह एग्जाम्पल है? इमेजिनरी है, मोटिव है, एलेगरी है या जक्सटापोजिशन है? इसका ऑप्शन फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा इमेजिनरी। इमेजरी का ये एग्जाम्पल है, इमेजरी। In the following question, out of given full alternatives, select the alternatives which best expresses the meaning of the idiom phrases. इसका मीनिंग देखना है। देखिए इडियम दिया है फ्रेज। अ बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग क्या है? अ प्लेजरेबल सिचुएशन, ब्यूटीफुल गार्डन, अ नॉटी सिचुएशन, अ हार्ड सर्कमस्टांसेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अ प्लेजरेबल सिचुएशन। इसका जो मीनिंग निकलता है बेड ऑफ रोजेस का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द प्ले एंड द करेक्टर्स। सॉरी। द प्ले इज सेट इन इलीरिया एंड प्रेजेंट्स ए लवसिक ड्यूक हु अर्न्स फॉर द लव ऑफ अ काउंटेंस नेम्ड ओलिविया। मतलब आपको उस प्ले का नाम देना है जो इलीरिया क्षेत्र में सेट हुआ है, जिसका एक प्रेमी ड्यूक एक काउंटेंस ओलिविया उसकी चाहत रखता है। तो कौन सी प्ले में है ये? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बैटरम एंड हेलम ये हो सकता है। एज यू लाइक इट या ऑरलैंडो एंड रोजालिंड, ट्वेल्थ नाइट में ओर्सनो एंड ओलिविया। अब देखिए ओलिविया से में आ ही गया है, आप देख रहे हैं, तो आसान ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्वेल्थ नाइट, ओर्सनो एंड ओलिविया। जो ड्यूक का नाम है ओर्सनो है और जो काउंटेंस है वो ओलिविया है। सॉरी। In the following question, the sentence is given with a blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Blank दिया है और preposition पूछा उसमें। We should accommodate ourselves circumstances. तो इसमें from, with, to, by चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स जो एक्मोडेट है इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रीपोजिशन से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, 10-15 वीडियो आपको मिलेंगे। इसमें तमाम प्रीपोजिशन कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो एक्मोडेट की बात करें तो इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। कुछ निश्चित वर्ड है इनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इस तरह की तैयारी आप कर सकते हैं। In Areopagitica, the first sentence of the passage, the speaker compares good and evil to. Areopagitica जो मिल्टन का वर्क है, तो पहला सेंटेंस जिसमें स्पीकर किसकी मतलब कंपेयर करता है, गुड एंड एविल की किससे करता है? दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, चिल्ड्रेन की, लाइट एंड डार्कनेस की या प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स ये गुड एंड एविल इसकी कंपेयर करता है प्लांट्स से। डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाए। 13 है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट। तो आपको इसमें एरर छांटना है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं हम। देखिए अगर नहीं है तो नो एरर आएगा। राम इज 1 ईयर जूनियर देन अजय, नो एरर। देख सकते हैं। अब इसमें आसान है कि जूनियर सीनियर के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ जूनियर ये भी दिया है, ये तो सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसका मतलब तीसरे में देन अजय दिया है, बल्कि टू आना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर ये होगा। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी करेक्ट हो जाएगा।
अर्थात तीसरे नंबर में मिस्टेक है। डायरेक्शन पढ़ेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब आपको देखना है कि ये पैसिव है तो एक्टिव देखना है इसका, और एक्टिव है तो पैसिव देखना है। ही वॉज मेड टू राइट ऑल द आंसर्स बाई मी। अब देखिए बाई मी, अब आप समझ जाएंगे। ये बाई दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है पैसिव मोड में है, तो हमें एक्टिव देखना है। ही वॉज मेड टू राइट ऑल द आंसर्स, तो आई मेक हिम राइट ऑल द आंसर्स। I made him wrote all the answers. I made him write all the answers. I make him wrote all the answers. अब आप देखिए इसमें दिया है वाज, तो वाज जो क्रिया है वो किसके साथ आती है आपको पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में बाज क्रिया का बाज वर्ग का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए। और थर्ड फॉर्म तो इसमें है ही, सेकंड मान सकते हैं, अगर बाज नहीं लगाएंगे सेकंड बन जाएगी, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो सकता है। अब आप देख लीजिए, देखिए पहले वाले में दिया है मेक, ये इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में ये नहीं है। अगला वाला दिया है मेड हिम ऑल, अब देखिए मेक और मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जब मेक वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, तो ये मेड तो है लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म दी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आई मेड हिम राइट ऑल द आंसर्स, ये 100% करेक्ट है। आई मेक हिम, मेक्स में आएगा नहीं, पहले बता चुके हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का है, जो मेक वर्ब है इसके साथ दूसरी जो हम पावर लगाएंगे वो V1 आता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई मेड हिम राइट ऑल द आंसर्स। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल एलेग्रो। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है। द जेलस मैन, डेंजरस मैन, द हैप्पी मैन, द कॉमिक मैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स द हैप्पी मैन होगा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 100%, सी ऑप्शन करेक्ट। द हैप्पी मैन, एल एलेग्रो का मतलब होता है द हैप्पी मैन। आज का सेशन यहीं ऑफ होता है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आप लेकर रहेंगे।